तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 द फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स यानी बल। फिजिक्स में इसकी डेफिनेशन और मीनिंग इस टाइप की है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का दे या खींचे, उसी को हम फोर्स कहते हैं। पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर एज अ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, जिसे हम एन से डिनोट करते हैं। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सीलरेशन मतलब एम इंटू ए होता है। अब हम फोर्स के कुछ इफेक्ट देखेंगे। भले हम फोर्स को देख ना सके, पर हम उसे जज कर सकते हैं उसकी इफेक्ट से। नंबर 1, फोर्स किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। नंबर 2, फोर्स किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। नंबर 3, फोर्स किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है। नंबर 4, फोर्स किसी भी चलते हुए ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकता है। नंबर 5, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप एंड साइज को चेंज कर सकता है। टाइप्स ऑफ फोर्स। ये समय है थग ऑफ वॉर का। चलो अब टीम को डिवाइड करते हैं, टीम ए एंड टीम बी। हर टीम के अंदर दो टीम होगी जो आपस में वॉर करेगी। चलो देखते हैं टीम ए को। अरे ये क्या, दोनों में से तो कोई भी नहीं जीत रहा है। दोनों की फोर्स की मैग्नीट्यूड तो सेम है, और मतलब कि इनका मतलब फोर्स इनका बैलेंस है। चलो देखते हैं टीम बी को। अरे इधर तो जस्ट अपोजिट हो रहा है टीम ए का। जहाँ पे टीम ए आपस में बैलेंस थे, यहाँ पे तो अनबैलेंस है। जहाँ पे तो कोई और जीत रहा है और कोई और हार रहा है। दोनों की फोर्स की वैल्यू अलग अलग है, दोनों के मैग्नीट्यूड अलग है। हम कंक्लूजन पे आते हैं, टीम ए जहाँ बैलेंस थी, वहीं पर टीम बी अनबैलेंस। और इससे हमें कुछ याद भी आ रहा है। फोर्स के टू टाइप, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स वो फोर्स होती है जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगे, वो भी सेम मैग्नीट्यूड पर अपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस फोर्स बैलेंस फोर्स का अपोजिट होता है, जहाँ पर फोर्स की मैग्नीट्यूड अलग होती है और डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, उसको हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अब कमेंट में आप लोग बताओगे कि कौन सी टीम बैलेंस फोर्स अप्लाई कर रही थी और कौन सी टीम अनबैलेंस फोर्स। इतना सब कुछ समझने के बाद न्यूटन ने अपने 3 लॉ दिए जो अपने यूनिवर्स में अप्लाई होते हैं। फर्स्ट लॉ जो इनर्शिया एंड मास पे डिपेंड है। सेकंड लॉ मोमेंटम पे डिपेंड है। थर्ड लॉ सबसे इजी लॉ जो एक्शन का रिएक्शन है। न्यूटन फर्स्ट लॉ से जानने से पहले हमें इनर्शिया के बारे में जानना चाहिए कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को डिस्टर्ब होने से रोकता है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में जाने से अपने आप को रोकेगा, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो अपने आप को रेस्ट में जाने से रोकेगा। इनर्शिया को हम लेजीनेस भी कह सकते हैं, क्योंकि रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं जाना चाहता और मोशन वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं जाना चाहता। ऑब्जेक्ट की इनर्शिया उसके मास से मेजर होती है। अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा, अगर मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम देगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बस का मास देखें और साइकिल का मास, तो बस का मास ज़्यादा होगा, और हम साइकिल और बस को धक्का दें तो साइकिल आराम से हिल जाएगी, क्योंकि साइकिल का मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम होगा, इसलिए साइकिल आगे बढ़ जाती है। और बस का मास ज़्यादा है, इसलिए इसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, इसलिए वो आगे नहीं बढ़। अब चलो न्यूटन फर्स्ट लॉ को समझें। न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। चलो अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक लड़का साइकिल चला रहा है। चलाते चलाते वो एक ब्रेक से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ब्रेक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाती है और साइकिल को मोशन पोजीशन से रेस्ट पोजीशन पे ला देती है। पर वो लड़का मोशन में होने के वजह से वो आगे की ओर जाके गिर जाता है। ये एग्जाम्पल है एक न्यूटन फर्स्ट लॉ का। न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हमें ये दो केस देखने हैं। पहले केस में हम देखते हैं ये एक बोतल है जो गिर जाता है एक बड़ी बॉल की वजह से, पर वो छोटी बॉल से नहीं गिरता है।
तो हम इस केस में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो हमारा मास पे डिपेंड होता है। और हम सेकंड केस में देखते हैं, वही अगर हम छोटी बॉल की वेलोसिटी बढ़ा दें और वही हम बोतल पे फेंकें तो वो बोतल गिर जाएगी। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड होता है। दोनों पॉइंट से हमें ये समझ में आता है कि मास और वेलोसिटी पावर है मोशन वाले ऑब्जेक्ट का, और इसी पावर को हम मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम इज अ पावर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इन मोशन। मोमेंटम प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। मोमेंटम जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। इसे हम इस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट का जब मोमेंटम बढ़ेगा तो उसकी एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होता है समय के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितना फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हुआ है। चलो अब न्यूटन सेकंड लॉ का एक डेरिवेशन देख लेते हैं। इसके मुताबिक हमारा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा जो मोमेंटम चेंज हुआ है समय के साथ। तो हम कंसिडर करते हैं, हमारा पहले हम देखते हैं हमारा मोमेंटम का जो फॉर्मूला है वो मास इनटू वेलोसिटी है, जिसे हम पी से डिनोट करते हैं। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो चेंज हुआ है तभी हमारा मोमेंटम चेंज हुआ है। तो हम पहले हमें वेलोसिटी को देखनी पड़ेगी। तो हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी u और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v। जिसके बाद हम अपने मोमेंटम में पुट करेंगे तो हमारा इनिशियल मोमेंटम आएगा mv और फाइनल मोमेंटम आएगा mv। तो हम टाइम को t मान लेते हैं और फोर्स को f। तो इसके बाद हम सब वैल्यू पुट करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mu माइनस mv अपॉन में t। हमारा mu माइनस mv अपॉन में t हमारा चेंज इन मोमेंटम है। ठीक, जब हम m को कॉमन ले लेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m ब्रैकेट ऑन u माइनस v ब्रैकेट ऑफ अपॉन में t, जिसमें हमारा u माइनस v अपॉन में t एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो हम u माइनस v अपॉन में t को हम a कर लेते हैं, एक्सेलरेशन कर लेते हैं। फिर जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसे हम k डिनोट करेंगे और k की वैल्यू हमारी 1 रहेगी। देन हमारा f फोर्स की वैल्यू आ जाएगा ma। तो हम डेराइव कर दिए हैं कि हमारा जो मोमेंटम है वो समय के साथ चेंज हुआ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे फोर्स के। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करेगा पहले ऑब्जेक्ट पर। चलो अब एप्लीकेशन देखते हैं, मतलब कि एग्जांपल देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ का। जब किसी भी बंदूक में से गोली फायर होती है, मतलब बुलेट फायर होती है, तो जो अगर हमारी बुलेट पे फोर्स अप्लाई करती है तो उतनी फोर्स, उतनी इक्वल में फोर्स हमारी जो बुलेट होती है वो एक्सर्ट करती है हमारे गन पे, इसलिए हमारी गन जो है वो रिकॉइल करती है। चलो आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है कि इसका मतलब कि हमारा मोमेंटम कंजर्व रहता है। चलो इसे देखते हैं। इसका मतलब जब हमारा दो या दो से ज़्यादा बॉडी आपस में टकराती है, मतलब आपस में कोलैप करती है, तो उनका जो पहले का मोमेंटम होता है, टकराने से पहले का मोमेंटम, वो इक्वल होता है टकराने के बाद का मोमेंटम से।